अकबर, बीरबल और चतुर मंत्री। सम्राट अकबर का विशाल साम्राज्य अपनी समृद्धि और न्याय के लिए विख्यात था, लेकिन उससे भी अधिक प्रसिद्ध थी उनके दरबार की अद्वितीय बुद्धि और हाजिर जवाबी, जिसके केंद्र में थे उनके परम प्रिय नवरत्न बीरबल। बीरबल की त्वरित सोच ने उन्हें बादशाह का सबसे विश्वसनीय सलाहकार बना दिया था। लेकिन दरबार में बीरबल की इस अप्रतिम प्रतिष्ठा से सभी खुश नहीं थे। उन्हीं में से एक थे शाही वित्त मंत्री मीर अमानुल्लाह। अमानुल्लाह स्वयं को बीरबल से कम चतुर नहीं समझते थे और मन ही मन बीरबल के प्रति गहरी ईर्ष्या रखते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल केवल शब्दों का जादूगर है, जबकि राज्य के असली कठिन मसले वो स्वयं सुलझाते हैं। एक दोपहर जब दरबार में गंभीर बहस चल रही थी, बीरबल ने अपनी सहज बुद्धि से एक उलझी हुई समस्या का तत्काल समाधान दे दिया। ये देखकर अमानुल्लाह से रहा नहीं गया। उन्होंने खड़े होकर बादशाह को संबोधित किया, जहांपनाह। बीरबल की प्रशंसा में कोई कमी नहीं, पर क्या यह उचित नहीं होगा कि राज्य की किसी भी चुनौती को हल करने के लिए एक बुद्धि परीक्षा रखी जाए? यह सिद्ध करेगा कि दरबार में बीरबल के अलावा भी कई चतुर मंत्री मौजूद हैं। अकबर मुस्कुराए। ये चुनौती उन्हें रोचक लगी। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात में दम है मंत्री जी, लेकिन चुनौती क्या होगी? अमानुल्लाह ने झुककर सम्मान प्रकट किया और आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, चुनौती बहुत ही सरल होगी, पर उसका उत्तर खोजना उतना ही कठिन। मैं चाहता हूं कि कल सुबह दरबार में सभी मंत्रीगण उपस्थित हों। मैं उनके सामने एक ऐसी समस्या प्रस्तुत करूंगा जिसका उत्तर न तो किताबों में मिलेगा और न ही गणनाओं में। यह केवल अवलोकन और विशुद्ध बुद्धि पर आधारित होगा। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, और वह चुनौती क्या है मंत्री जी? अमानुल्लाह की आंखों में चमक थी। चुनौती यह है, दिल्ली शहर के भीतर और बाहर मिलाकर कुल कितने मूर्ख हैं? जो भी मंत्री सबसे तर्कसंगत और सटीक उत्तर देगा, वही सबसे चतुर सिद्ध होगा। और हां, इस जवाब को देने के लिए किसी को भी शहर से बाहर जाने या कोई सूची बनाने की अनुमति नहीं होगी। अकबर ठाका लगाकर हंसे। वाह, ये चुनौती तो वाकई लाजवाब है। बीरबल, ये तुम्हारे लिए भी एक दिलचस्प परीक्षा है। ठीक है, कल सुबह इसी प्रश्न पर बुद्धि परीक्षा होगी। दरबार के स्थगित होते ही सभी मंत्रियों के चेहरों पर तनाव छा गया। अमानुल्लाह ने एक ऐसा प्रश्न उछाला था जिसका जवाब देना असंभव लग रहा था। यह प्रश्न गणना का नहीं, बल्कि जीवन की विडंबना को मापने का था। कुछ मंत्री रात भर जागकर सोचने लगे कि क्या कोई निश्चित संख्या हो सकती है, जबकि चतुर लोग ये समझ गए थे कि संख्या यहां महत्वहीन है। बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने रात में इस समस्या पर विचार किया, लेकिन किसी संख्या की तलाश में नहीं, बल्कि उस तर्क की तलाश में जो अमानुल्लाह की चुनौती के पीछे छिपा था। अगली सुबह दरबार पूरी तरह भरा हुआ था। सभी उत्सुक थे कि इस बुद्धि परीक्षा का परिणाम क्या होगा। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए सबसे पहले अमानुल्लाह की ओर देखा। तो मंत्रीगण, अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या किसी चतुर दिमाग ने यह पता लगाया है कि हमारे शहर में मूर्खों की कुल संख्या कितनी है? सबसे पहले अमानुल्लाह उठे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक हल्की मुस्कान थी। जहांपनाह, अमानुल्लाह ने आत्मविश्वास से कहा, शहर में मूर्खों की गिनती करना वैसा ही है जैसे आसमान में तारे गिनना असंभव। लेकिन मैंने मूर्खों को गिनने के बजाय मूर्खों को परिभाषित किया है। अकबर ने उत्सुकता से आगे झुककर पूछा, और तुम्हारा क्या निष्कर्ष है मंत्री? मेरा निष्कर्ष है जहांपनाह कि हमारे शहर में मूर्खों की कुल संख्या ठीक 32,457 है। ये संख्या सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। इतना सटीक आंकड़ा बीरबल ने पहली बार टिप्पणी की, हालांकि उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अमानुल्लाह ने स्पष्ट किया, ये संख्या उन सभी लोगों की है जिन्होंने इस निरर्थक चुनौती को गंभीरता से लिया और अपना कीमती समय मूर्खों को खोजने में लगाया। मैंने सबसे पहले उन सभी दरबारियों
और अधिकारियों को गिना जो कल रात तक बेचैनी से घूम रहे थे। लेकिन मेरी सूची यही समाप्त नहीं होती, हुजूर। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, इस सूची में एक नाम और जुड़ता है, और वो है मेरा। क्योंकि जिसने भी ये निरर्थक प्रश्न उठाया, उसने सिद्ध कर दिया कि वो स्वयं भी मूर्खों के दल में शामिल है। अमानुल्लाह के उत्तर की तार्किकता सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर पहले तो अचंभित हुए, फिर उनके चेहरे पर प्रशंसा का भाव उमड़ आया। वो जोर से हंस पड़े और अपनी गद्दी से उठकर अमानुल्लाह की ओर बढ़े। वाह अमानुल्लाह, अकबर ने प्रसन्नता से कहा, तुमने केवल मूर्खों की संख्या ही नहीं बताई, बल्कि सिद्ध कर दिया कि किसी भी प्रश्न को पूछने से पहले उसकी सार्थकता पर विचार करना कितना आवश्यक है। बीरबल के न रहते हुए तुमने उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। बीरबल, जो अब तक मौन खड़े थे, उन्होंने भी मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाया। अकबर ने घोषणा की, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी सराहनीय है। आज तुमने मूर्खों की सही गणना करके मेरी आंखें खोल दी है। उन्होंने तुरंत शाही खजांची को आदेश दिया कि अमानुल्लाह को बहुमूल्य उपहार और मोहरे देकर सम्मानित किया जाए। दरबारियों ने तालियां बजाकर चतुर मंत्री की प्रशंसा की। जैसे ही अमानुल्लाह ने शाही सम्मान स्वीकार किया, दरबार में तालियों की गूंज और हर्ष का माहौल छा गया। बीरबल मुस्कुराते हुए उनके समीप आए और उनकी पीठ थपथपाई। अमानुल्लाह, बीरबल ने स्नेहपूर्वक कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता केवल पदवी की मोहताज नहीं होती। जब तक मैं यहां था, मुझे लगा मूर्खों की सही गणना का ये श्रेय शायद मुझे ही मिलेगा, पर तुम्हारा तरीका तो लाजवाब था। अमानुल्लाह ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, ये सब आपकी संगति का प्रभाव है, हुजूर। मैंने तो बस परिस्थिति को समझा। इस पर बादशाह अकबर ने गंभीर स्वर में घोषणा की, अमानुल्लाह ने केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि मुझे यह विश्वास दिलाया है कि मेरे दरबार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यदि बीरबल कभी अवकाश लें, तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने एक बार फिर अमानुल्लाह को बधाई दी और सभा विसर्जित करने का आदेश दिया। उस घोषणा के बाद दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सभा विसर्जित होते ही दरबारी दो समूह में बंट गए। एक वो जो अमानुल्लाह की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहा था, और दूसरा जो उसके अचानक उत्थान से ईर्ष्या की आग में जल रहा था। कई वजीरों ने दबी जुबान में ये कहना शुरू कर दिया कि बादशाह ने जल्दबाजी में निर्णय लिया है और बीरबल की बराबरी करना किसी के बस की बात नहीं है। बीरबल ने ये सब दूर खड़े होकर देखा। उनके चेहरे पर न कोई ईर्ष्या थी, न ही कोई चिंता, बस एक हल्की सी मुस्कान थी जो उनकी गहरी समझ को दर्शा रही थी। उन्होंने सोचा, अकबर ने अमानुल्लाह को पद नहीं, चुनौती दी है। बादशाह का विश्वास जीतना सरल है, पर दरबारियों की ईर्ष्या और अपेक्षाओं का भार उठाना उससे कहीं मुश्किल। अमानुल्लाह स्वयं भी इस बात से परिचित था। वो जानता था कि बादशाह की प्रशंसा ने उसे सम्मान तो दिया है, पर उसे कई नए शत्रु भी दिए हैं। वो विनम्रता पूर्वक बीरबल के पास गया और अत्यंत सम्मान से झुका। महाराज, आपके स्थान को भरने का विचार भी मेरे मन में नहीं आ सकता। मैं तो बस आपकी बुद्धिमत्ता से रोशनी लेता एक छोटा दीपक हूं। बीरबल ने स्नेहपूर्वक अमानुल्लाह के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर होते हुए बोले, आपकी विनम्रता प्रशंसनीय है, अमानुल्लाह जी। लेकिन इस दरबार की नीति बड़ी विचित्र है। यहां प्रकाश तभी तक रहता है जब तक आप स्वयं को सिद्ध करते रहें। विश्वासघात की हवा बहुत जोर से चलती है। बीरबल की आंखों में कोई ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि एक अनुभवी का सच्चा परामर्श था। अमानुल्लाह ने इस चेतावनी को सिर झुकाकर स्वीकार किया। अकबर दूर सिंहासन पर बैठे ये संवाद सुन रहे थे। उन्हें बीरबल की पारखी नजर और अमानुल्लाह की समझदारी दोनों पर संतोष हुआ। अब समय था असली परीक्षा का। उसी क्षण एक परेशान दरबारी भागता हुआ आया और बादशाह के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, नगर में बड़ी अशांति है। एक रहस्यमय फकीर ने दावा किया है
कि वो आकाश से सोने की वर्षा करा सकता है। प्रजा पागल हुई जा रही है और सारे काम छोड़कर उसके पीछे भागी है। हमें लगता है ये कोई बड़ा धोखा है। अकबर ने तुरंत बीरबल और अमानुल्लाह दोनों की ओर देखा। ये समस्या केवल बुद्धिमत्ता से हल नहीं होगी बीरबल, इसमें तुरंत चतुराई चाहिए। अमानुल्लाह, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, हमें उस फकीर को पकड़कर पूछताछ करनी चाहिए और सबके सामने उसकी पोल खोलनी चाहिए। लेकिन अमानुल्लाह तुरंत आगे आया। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। माफ करे बीरबल, पर सीधे हस्तक्षेप से अशांति और बढ़ेगी। भीड़ अब भी उसे संत मान रही है। मेरा सुझाव है कि हम फकीर को सीधा चुनौती न दें, बल्कि उसकी शर्त को इतना भारी बना दें कि लालच तुरंत भय में बदल जाए। वो कैसे? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। जहांपनाह, अमानुल्लाह ने विनम्रता से कहा, हम शहर में मुनादी करा दें कि फकीर कल जरूर सोने की वर्षा करेगा। साथ ही ये भी घोषणा करें कि वो सोना जादुई है, और यदि किसी ने उस सोने का एक टुकड़ा भी उठाया तो उसे तुरंत ही उस सोने का 10 गुना राजकोष में जुर्माना भरना होगा। शर्त होगी, सोने की वर्षा का आनंद लो, पर उसे उठाना खतरे से खाली नहीं होगा। अकबर और बीरबल दोनों उसकी चतुराई पर मुग्ध हो गए। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया। ये दाव भीड़ को क्षण भर में तितर बितर कर देगा। जहांपनाह, अकबर ने तुरंत अमानुल्लाह के सुझाव पर मुहर लगा दी। अमानुल्लाह, तुम्हारी बुद्धि को मैं सलाम करता हूं। जाओ, तुरंत मुनादी का इंतजाम करो। अगले ही पल नगर में ढोल की थाप पर राजसी घोषणा सुनी गई। लोगों ने उत्सुकता से सुना कि उन्हें कल सोने की वर्षा का सुख मिलेगा, पर जुर्माने की भीषण शर्त सुनते ही उनकी आंखों में उपजी लालच तुरंत डर में बदल गई। अगले दिन सुबह फकीर तय स्थान पर आया। भीड़ उमड़ी जरूर, लेकिन पिछले दिनों जैसी उत्तेजना गायब थी। हर चेहरा संशय से भरा था। फकीर ने जैसे ही अपनी झोली से कुछ चमकदार पीली वस्तुएं, जो वास्तव में पीतल या पत्थरों के टुकड़े थे, भीड़ की ओर उछालनी शुरू की, तो एक विचित्र शांति छा गई। कोई भी व्यक्ति एक भी टुकड़ा उठाने का साहस नहीं कर पाया। सोने की चाहत 10 गुना जुर्माने के भय से हार गई। देखते ही देखते हजारों की भीड़ क्षण भर में तितर बितर हो गई। फकीर ठगासा खड़ा रह गया। फकीर ने तुरंत अपनी हार मान ली। उसने फुर्ती से अपनी झोली समेटी और बिना किसी का ध्यान खींचे वहां से 9-2-11 हो गया। उसे समझ आ गया था कि ये जाल उसकी सोने की चमक से कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा था। कुछ ही घंटों में यह खबर बादशाह अकबर के दरबार तक पहुंची। सारा माजरा सुनकर अकबर और बीरबल दोनों ही आश्चर्यचकित थे। अद्भुत, अकबर ने प्रसन्नता से कहा। वो धूर्त फकीर भाग गया और हमारे शाही खजाने का एक सिक्का भी खर्च नहीं हुआ। लेकिन यह हुआ कैसे? बीरबल, मैंने तो कोई नया आदेश नहीं दिया था, और मुझे यकीन है कि जनता ने स्वयं ये समझदारी नहीं दिखाई होगी। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, मैंने अवश्य कोई रणनीति नहीं बनाई, लेकिन हमारे दरबार में एक और चतुर दिमाग मौजूद है, जिसने भय का उपयोग लालच को काटने के लिए किया। यह कार्य हमारे वजीर अहमद ने किया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम अहमद की बात कर रहे हो? लेकिन उन्होंने ये सब इतनी चतुराई से किया कैसे? उन्होंने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। बीरबल ने समझाया। जहांपनाह, वजीर अहमद ने दरबार में कोई आदेश पारित नहीं किया, बल्कि बाजार में एक सूक्ष्म और चतुर चाल चली। उन्होंने गोपनीय रूप से अपने सबसे विश्वसनीय गुप्तचरों और व्यापारियों के माध्यम से ये अफवाह फैला दी कि शाही टकसाल, मिंट, जल्द ही पुराने सिक्कों की मिश्र धातु एलॉय में बदलाव करने वाली है, और इसके लिए सरकार उन सभी सिक्कों को जब्त कर सकती है जो अत्यधिक मात्रा में लोगों के पास जमा है। अकबर ने सिर हिलाया। यानी एक ऐसी सीमित अवधि की चेतावनी दी गई जिसका कोई वास्तविक आधार ही नहीं था। बीरबल ने पुष्टि की। जी हां, इस अफवाह में यह भी जोड़ा गया कि जिनके पास
सीमित और उचित मात्रा में सिक्के हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन जो लोग लालच में आकर बड़ा संग्रह कर रहे हैं, उन्हें अचानक अपना सारा खजाना खोना पड़ सकता है। लालच पर तुरंत भय हावी हो गया। लोगों ने तुरंत अपने जमा किए हुए सिक्कों को खर्च करना शुरू कर दिया ताकि वे भारी जब्ती से बच सकें। अकबर मुस्कुराए। अविश्वसनीय। अहमद ने बिना किसी कागजी आदेश के सिर्फ मानव मनोविज्ञान का उपयोग करके ये संकट टाल दिया। मैं तुरंत उनसे मिलना चाहता हूं। फौरन वजीर अहमद को मेरे समक्ष पेश किया जाए। शाही हरकारा तुरंत आदेश का पालन करने निकला। कुछ ही पलों में एक शांत, गंभीर दिखने वाले दुबले-पतले व्यक्ति ने दरबार में प्रवेश किया। ये वजीर अहमद थे। उन्होंने अत्यंत आदर से झुककर बादशाह अकबर को सलाम किया। अकबर ने उन्हें अपने पास बैठने का इशारा किया। अहमद, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे अचंभित कर दिया है। जहां बड़े-बड़े सूबेदार और कोषाध्यक्ष असफल हो रहे थे, तुमने केवल एक मनोवैज्ञानिक चाल से पूरे साम्राज्य का व्यापार चक्र बहाल कर दिया। ये कैसे संभव हुआ? बीरबल, जो पास ही खड़े थे, शांत मुस्कान के साथ पूरी स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने हल्के से कहा, जहांपनाह, वजीर अहमद ने बस इतना समझा कि लालच और डर, ये दोनों मानव मन के दो सबसे शक्तिशाली घोड़े हैं। जब लालच बेलगाम हो जाए तो सिर्फ डर का अंकुश ही उसे वापस संतुलन में ला सकता है। अकबर ने बीरबल की बात पर सहमति में सिर हिलाया और अहमद की ओर देखा। बताओ चतुर मंत्री, क्या ये सारी योजना तुम्हारी ही थी या इस असाधारण युक्ति में किसी और का मार्गदर्शन भी शामिल था? अहमद ने विनम्रता से हाथ जोड़े और उत्तर देने को तैयार हुए। अहमद ने विनम्रता से हाथ जोड़े और गहरी नमन की। जहांपनाह, इस सेवक ने जो कुछ भी किया वो केवल उस ज्ञान का एक छोटा सा अनुप्रयोग था जो आपके और बीरबल जी के मार्गदर्शन में इस दरबार की हवा में घुल चुका है। योजना का खाका मेरा था, ये सच है, अहमद ने आत्मविश्वास से कहा, परंतु ये सिद्धांत की लालच पर डर का अंकुश जरूरी है। बीरबल जी, आपने ही अनेक बार अपनी कहानियों और युक्तियों से स्थापित किया है। मैंने बस उस सार्वभौमिक सत्य को एक जटिल प्रशासनिक समस्या में लागू करने का साहस किया। जब व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक को छोड़कर सिर्फ धन की चमक पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे जगाने के लिए राजदंड के डर से बेहतर कोई दवा नहीं होती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। अकबर का चेहरा गर्व से चमक उठा। शाबाश वजीर अहमद, तुमने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता का बल्कि अपनी निष्ठा का भी प्रमाण दिया है। अब यह सिद्ध होता है कि मेरी सल्तनत में एक नहीं बल्कि दो असाधारण रत्न हैं। बीरबल ने हल्के से ठहाका लगाया। यह सुनकर मुझे खुशी भी हुई और चिंता भी। जहांपनाह, अब मुझे अपनी जगह खतरे में लग रही है। वजीर अहमद ने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं होती। अगर सल्तनत में दो असाधारण रत्न हैं तो मुझे आशा है कि दोनों को समान रूप से उपहार दिए जाएंगे। वजीर अहमद तुरंत झुक गए। उनके चेहरे पर विनम्रता थी। ये तो आपका बड़पन है बीरबल जी, मैं तो बस आपकी और जहांपनाह की छत्र छाया में सेवा करता हूं। मेरी बुद्धिमत्ता का सारा श्रेय आपके मार्गदर्शन को जाता है। अकबर ने जोर से हंसते हुए दोनों को शांत किया। नहीं अहमद, तुम्हारी चतुराई तुम्हारी अपनी है। अब सुनो, अब तुम दोनों के बीच एक नई सौहार्दपूर्ण प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। बीरबल, तुम्हारी अगली चुनौती यह है कि तुम वजीर अहमद को 3 दिनों के भीतर कोई ऐसा रहस्य बताओ जो तुम आज तक किसी और मंत्री या दरबारी को नहीं बता पाए। अकबर ने अपनी बात पूरी करते हुए बीरबल की ओर देखा। याद रखना बीरबल, यह रहस्य केवल अहमद के लिए है। अगर 3 दिनों के भीतर यह बात किसी और मंत्री के कान तक पहुंची तो तुम हार जाओगे। फिर उन्होंने वजीर अहमद की ओर मुड़कर चेतावनी दी, और अहमद, तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम इस गोपनीय बात को पूर्णतः गुप्त रखो। यदि तुम्हारी ओर से जरा सी भी चूक हुई और यह राज सार्वजनिक हो गया तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा।
बीरबल ने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार की, लेकिन उनके माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। वो जानते थे कि वजीर अहमद अत्यंत चतुर और सतर्क है। यदि वो कोई साधारण रहस्य बताएंगे तो अहमद उसे किसी न किसी बहाने से सार्वजनिक कर देंगे ताकि बीरबल हार जाए। दरबार बर्खास्त होने के बाद बीरबल सीधे अपने कक्ष में गए। उन्हें अगले 3 दिनों के लिए एक ऐसा जाल बुनना था जिसमें रहस्य भी हो और सुरक्षा भी। रहस्य ऐसा होना चाहिए जो केवल सुनने वाले को ही बांध ले, न कि उसे बोलने के लिए प्रेरित करे। बीरबल ने सोचते हुए अपने सबसे भरोसेमंद सेवक को बुलाया और एक गुप्त योजना पर काम करना शुरू कर दिया। अब वजीर अहमद को बेसब्री से उस रहस्य के खुलने का इंतजार था। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए, लेकिन वजीर अहमद के लिए वे सदियों जैसे थे। चौथे दिन सुबह होते ही दरबार खचाखच भर गया। अहमद अपनी कुर्सी पर सीधे बैठे थे। उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान लगभग झलक रही थी। जब बीरबल बादशाह के सामने आए तो उन्होंने कहा, जहांपनाह, रहस्य इतना गोपनीय है कि इसे केवल एक कान तक ही पहुंचना चाहिए। यदि यह सार्वजनिक हुआ तो इसका परिणाम न केवल वजीर अहमद बल्कि पूरे राज्य के लिए हानिकारक होगा। अकबर ने आज्ञा दी। बीरबल वजीर अहमद को लेकर दरबार के एक कोने में रखे भारी पर्दे के पीछे चले गए। अहमद का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो हर शब्द सुनने के लिए व्याकुल था। बीरबल ने झुककर अत्यंत धीमी और गंभीर आवाज में कुछ ऐसा फुसफुसाया जिसने वजीर अहमद के चेहरे का रंग क्षण भर में फीका कर दिया। रहस्य सुनकर अहमद हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो अब समझ गया था कि बीरबल ने कैसा अचूक जाल बुना है। वे चुपचाप पर्दे के बाहर आए। पर्दे के बाहर आते ही वजीर अहमद की चाल और मुद्रा बदल गई थी। उनके चेहरे पर अब की घमंड नहीं, बल्कि गहरी निराशा और विस्मय का भाव था। उन्होंने आगे बढ़कर गहरे दुख के साथ बादशाह अकबर को सलाम किया। जहांपनाह, वजीर अहमद ने कांपते और दबे स्वर में कहा, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। बीरबल का ज्ञान केवल हाजिर जवाबी तक सीमित नहीं है। वे भविष्य और मानव स्वभाव को समझने वाले विलक्षण व्यक्ति हैं। जिस जाल को मैंने बुना था, बीरबल ने उसे एक पल में उलट दिया है। उनके द्वारा कहे गए रहस्य को सुनने के बाद मैं अब अपनी रणनीति पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। अकबर ये देखकर हैरान थे। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, ये क्या माजरा है? बीरबल, तुमने ऐसा क्या कह दिया जो हमारा इतना चतुर वजीर इस तरह हार मान रहा है और अपने मंसूबे से पीछे हट गया? बीरबल ने शांत मुस्कान के साथ कहा, बस जहांपनाह, मैंने वजीर साहब को उनके आने वाले कदम का संभावित परिणाम गणित के साथ समझा दिया है। बीरबल की बात सुनकर अकबर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने दोनों की ओर बारी बारी से देखा और गंभीर स्वर में कहा, गणित? राजनीति और शासन के दाव पेंच में तुमने गणित को कैसे मिलाया, बीरबल? और वजीर साहब, आपकी योजना में ऐसा क्या था जिसका गणितीय परिणाम इतना निराशाजनक था कि आपने तुरंत कदम वापस खींच लिए? वजीर साहब ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, बीरबल ने सही कहा। मेरी योजना एक ऐसी कठिन कसौटी थी जो बीरबल की चतुराई पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती थी, लेकिन उन्होंने मेरी रणनीति के हर संभव कदम का अंतिम परिणाम इतनी सटीकता से निकाला कि मुझे स्पष्ट दिखने लगा कि भले ही मैं इस बहस में जीत जाऊं, परंतु राज्य और मेरी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचेगा। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मैंने बस ये साबित किया, जहांपनाह, कि वजीर साहब जिस जीत की ओर बढ़ रहे थे वो वास्तव में एक ऐसी राजनीतिक हानि थी जिसकी भरपाई असंभव थी। कभी कभी हार मान लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। अकबर ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब प्रशंसा और आश्चर्य का अद्भुत मिश्रण था। उन्होंने वजीर की ओर देखा, जिनका आत्मविश्वास अब पूरी तरह से डगमगा चुका था। वजीर साहब, बादशाह ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, बीरबल ने केवल मेरी प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि आपकी स्वयं की बुद्धिमत्ता को भी बचाया है।
आप अपनी जीत की धुन में ये भूल गए थे कि कुछ राजनीतिक दाव ऐसे होते हैं जिनमें फंसने से तात्कालिक लाभ भले ही मिल जाए, किंतु अंततः राज्य और राजकोष को अपूरणीय क्षति पहुंचती है। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। तुम केवल वर्तमान की स्थिति को नहीं, बल्कि हर चाल के अंतिम परिणाम को शतरंज के महारथी की तरह देखते हो। वजीर ने लज्जित होते हुए अपना सिर झुका लिया। उन्हें अब पूरी तरह एहसास हो चुका था कि बीरबल ने उन्हें मात देने के बजाय बड़ी विनम्रता और दूरदर्शिता से उन्हें एक विनाशकारी भूल करने से रोक दिया था। वो चुपचाप अपनी गलती स्वीकार कर चुके थे। अब उन्हें बीरबल की चतुराई से कहीं अधिक उनकी ईमानदारी का मूल्य समझ आ रहा था। वजीर ने धीरे से सिर उठाया। उनके मुख पर अब ईर्ष्या या द्वेष नहीं, बल्कि गहरा सम्मान और कृतज्ञता का भाव था। उन्होंने बीरबल के सामने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल जी, मैंने आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन आपने अपनी बुद्धिमत्ता से मेरी रक्षा की। मैं अपनी क्षुद्रता और संकीर्ण सोच के लिए शर्मिंदा हूं। वजीर ने थोड़ा रुककर गहरी सांस ली। जहांपनाह, उन्होंने अकबर की ओर मुड़ते हुए कहा, मैंने आज ये जाना कि दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति वो नहीं है जो दूसरों को पराजित करता है, बल्कि वह है जो दूसरों को विनाशकारी मूर्खता करने से रोकता है। अकबर ने गर्व से मुस्कुराते हुए बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुम सचमुच मेरे नवरत्नों में सबसे अनमोल हो। तुम सिर्फ मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करते, बल्कि तुम मेरे मंत्रियों को भी सही मार्ग दिखाते हो। इसके बाद बादशाह ने वजीर को प्रेम पूर्वक माफ किया और बीरबल की दूरदर्शिता के सम्मान में उस दिन राजकोष से गरीबों में मिठाई बांटने का आदेश दिया। पूरे दरबार में शांति और सद्भाव लौट आया। वजीर, जो कुछ क्षण पहले तक ईर्ष्या की आग में जल रहा था, अब अपनी मूर्खता पर शर्मिंदा था। उन्होंने तुरंत ही सबके सामने बीरबल के चरणों को छूने की कोशिश की, पर बीरबल ने प्रेम पूर्वक उन्हें रोक दिया। वजीर ने भरे दरबार में स्वीकार किया कि उनकी ईर्ष्या ने उन्हें विवेकहीन बना दिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बीरबल, आज आपने सिर्फ बादशाह का वक्त नहीं बचाया, बल्कि मेरी आत्मा को भी विनाशकारी मूर्खता के दलदल से बाहर निकाला है। बादशाह अकबर इस परिवर्तन और वजीर की ईमानदारी से अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्होंने वजीर को पुनः अपने पद पर स्थापित करते हुए कहा, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उसे सुधारना और सबक सीखना एक चतुर मंत्री का कर्तव्य। बीरबल ने विनम्रता से कहा कि वे केवल वजीर साहब के ज्ञान को पुनर्जीवित कर रहे थे। उस दिन के बाद वजीर ने बीरबल को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि अपना मार्गदर्शक गुरु मान लिया। दरबार में ईर्ष्या की राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो गई। दरबार में अब एक अभूतपूर्व समन्वय स्थापित हो गया था। वजीर साहब बीरबल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजकाज के जटिल मसलों को बड़ी कुशलता से निपटाने लगे। उनकी संयुक्त बुद्धि और ईमानदारी ने साम्राज्य को समृद्धि के एक नए शिखर पर पहुंचा दिया। अब निर्णय त्वरित और सर्वसम्मति से लिए जाते थे, जिससे जनता में भी संतोष का भाव बढ़ा। बादशाह अकबर इस बदलाव से बहुत प्रसन्न थे। वे अक्सर बीरबल और वजीर की प्रशंसा करते हुए कहते थे कि ये पहली बार हुआ है जब दो प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने व्यक्तिगत अहंकार को त्याग कर केवल राज्य हित को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि एक सच्चा शासक वह है जो केवल योग्यता को प्रोत्साहित करता है, न कि राजनीतिक चालों को। इस घटना ने दरबार की नैतिकता को हमेशा के लिए बदल दिया और अब सभी मंत्री सहयोग और ईमानदारी के मार्ग पर चलने लगे। ये सिद्ध हो गया कि चतुराई केवल व्यक्तिगत बुद्धिमानी में नहीं, बल्कि सामूहिक सहयोग में भी निहित होती है। इस नई व्यवस्था के चलते राज्य में न्याय और व्यवस्था का स्तर अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया। अकबर स्वयं इस परिवर्तन को देखकर अत्यंत आनंदित थे। हालांकि ये शांति जल्द ही एक नई प्रशासनिक चुनौती के सामने आई। दूर दराज के एक प्रांत में सूखा पड़ने के कारण लगान वसूली में बड़ी समस्या खड़ी हो गई।
वहां के गवर्नर ने समाधान के लिए दरबार में गुहार लगाई। ये ऐसा मामला था जिसमें केवल हास्य या तर्क काम नहीं आता। इसके लिए व्यावहारिक अर्थशास्त्र और मानवीय संवेदनशीलता दोनों की आवश्यकता थी। अकबर ने तुरंत बीरबल और चतुर मंत्री को बुलाया। बीरबल ने तुरंत मानवीय पहलू पर जोर दिया और राहत कार्यों की आवश्यकता बताई, जबकि चतुर मंत्री ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए एक लचीली कर नीति का प्रस्ताव रखा, जो सूखा समाप्त होने पर लागू होनी थी। दोनों ने मिलकर ऐसा संतुलित समाधान प्रस्तुत किया कि प्रांत की जनता भी खुश हुई और शाही खजाना भी सुरक्षित रहा। अकबर ने घोषणा की, यही है सहयोग की असली शक्ति। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। सहयोग की शक्ति तो उन्होंने देख ली थी, लेकिन उनके मन में ये जानने की उत्सुकता अभी भी बनी हुई थी कि जब स्थिति केवल एक ही तरह की बुद्धिमत्ता की मांग करे, या तो त्वरित हाजिर जवाबी या गहरी आर्थिक समझ, तो दोनों में अधिक कुशल कौन है। अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल और चतुर मंत्री दोनों उपस्थित थे। अकबर ने मेज पर रखी एक चमकीली सोने की मोहर उठाई और दोनों की ओर देखते हुए कहा, आज का प्रश्न इस मोहर के बारे में है। मैं जानना चाहता हूं कि ये एक मोहर सबसे अधिक मूल्यवान कैसे बन सकती है। बीरबल, तुम इसे मानवता और विचार के पैमाने पर आंको, और मंत्री जी, तुम इसे विशुद्ध रूप से धन और व्यापार के पैमाने पर आंको। तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है। ये एक खुली प्रतिस्पर्धा थी। बीरबल ने तुरंत इस मोहर को किसी जरूरतमंद की मदद या शिक्षा में लगाने की संभावनाओं पर विचार करना शुरू किया, जबकि चतुर मंत्री ने इस मोहर को कई गुना करने के लिए जटिल व्यापार मार्गों और निवेश के अवसरों की गणना शुरू कर दी। शाही हॉल में सन्नाटा छा गया। अब बात प्रतिष्ठा की थी। चतुर मंत्री के लिए वो रात विश्राम की नहीं, बल्कि गणित और व्यापार की उहापों भरी चुनौती थी। उन्होंने फौरन अपने सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों को बुलाया और उस मोहर को उच्च जोखिम वाले मसाले के व्यापार में निवेश कर दिया, ये गणना करते हुए कि सुबह तक वो मोहर कम से कम 10 गुनी होकर लौटेगी। उन्होंने अपने दिमाग में लाभ का एक विस्तृत नक्शा तैयार कर लिया था। दूसरी ओर बीरबल ने मोहर को जेब में रखा और चुपचाप शाही बाजार से दूर नगर के सबसे गरीब हिस्से की ओर चल दिए। उन्होंने किसी को धनवान बनाने के बजाय किसी के जीवन में आशा का बीज बोने का निर्णय लिया। आधी रात को उन्हें एक युवा और प्रतिभाशाली चिकित्सक मिला, जिसके पास दूर दराज के गांवों तक दवाई ले जाने के लिए बैलगाड़ी खरीदने हेतु पर्याप्त धन नहीं था। बीरबल ने वो मोहर उसे सौंप दी और कहा, इस धन का मूल्य इससे मिलने वाली सेवा से आका जाएगा। अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों अपने अपने परिणामों के साथ दरबार में हाजिर थे। अकबर ने सभा की ओर देखा और गंभीर स्वर में चतुर मंत्री से पूछा, मंत्री, मोहर कहाँ है और तुमने उस धन का उपयोग कैसे किया? मंत्री ने गर्व से अपनी छाती तानी। उसने अपने सेवक को इशारा किया, जिसने एक चमकीली रेशमी थैली बादशाह के सामने रखी। मंत्री ने कहा, जहांपना, मैंने मोहर को धन सृजन के सिद्धांत पर लगाया। मैंने आधी रात को शहर के सबसे धनी जौहरी से दुर्लभ मोती और पन्ना खरीदा और भोर होते ही उन्हें सीमा पार के व्यापारियों को 3 गुना दामों पर बेच दिया। ये रही मूल मोहर और इसके साथ अर्जित की गई 7 नई मोहरें। मंत्री ने विजयी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। जहांपनाह ने मंत्री की व्यापारिक कुशलता की प्रशंसा में सिर हिलाया। अब बीरबल की बारी थी। और बीरबल? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम अपनी मोहर के साथ क्या लाए हो? क्या तुमने मंत्री से भी अधिक धन अर्जित किया है? बीरबल ने खाली हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, जहांपनाह, मैं कोई मोहर नहीं लाया, मैं सिर्फ सेवा का प्रमाण लाया हूं। यह सुनकर मंत्री और दरबारी हंस पड़े। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। बीरबल, ये कैसा मजाक है? मोहर कहाँ है? तुमने 7 दिनों में क्या किया, जबकि मंत्री ने 8 मोहरें अर्जित की हैं? जहांपनाह के स्वर में निराशा थी। मंत्री ने बीरबल को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ा। जहांपनाह, शायद बीरबल उस मोहर का मूल्य नहीं समझ पाए
और उन्होंने उसे किसी मामूली चीज पर खर्च कर दिया होगा, या हो सकता है वो मोहर खो ही गई हो। सेवा का प्रमाण, ये केवल अपनी असफलता छिपाने का बहाना है। बीरबल ने ठहाकों से भरे दरबार में दृढ़ता से खड़े होते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने मोहर खोई नहीं, बल्कि उसे लगाया है, और सही जगह लगाया है। मैंने उस मोहर से एक डूबते हुए जहाज के नाविक को नई रस्सी और भोजन सामग्री खरीदने में मदद की, जिससे उसके और उसके परिवार के प्राण बच गए। मेरा प्रमाण वो नाविक और उसका परिवार है। और इसका क्या लाभ? अकबर ने पूछा। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, लाभ ये, जहां पनाह, कि उस एक मोहर ने केवल व्यापार नहीं किया, उसने मानवता की सेवा की। और उस नाविक के बच्चों की दुआएं मंत्री जी के साथ मोहरों के मुनाफे से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अकबर कुछ पल के लिए शांत हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, फिर चतुर मंत्री की तरफ। मंत्री जी, उन्होंने गंभीरता से कहा, मुनाफा कमाने का मकसद केवल राजकोष को भरना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि धन का सही उपयोग क्या है। चतुर मंत्री अपनी हार इतनी आसानी से स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वो तुरंत बोल उठा, जहां पनाह, मैं मानता हूं कि दया अच्छी है, पर राजकोष केवल दुआओं से नहीं चलता। बीरबल का कार्य केवल एक भावनात्मक खर्च था, व्यापार की बुद्धिमत्ता नहीं। अकबर मुस्कुराए। तुम गलत हो मंत्री। बीरबल ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा और सबसे टिकाऊ व्यापार इंसानियत का होता है। जिस एक मोहर ने किसी की जान बचाई, उसका मोल 7 मोहरों के मुनाफे से कहीं अधिक है। बीरबल ने आज साबित किया कि सच्चा धन कहाँ छिपा है। दरबार में बीरबल के पक्ष में हल्की फुसफुसाहट और तालियों की ध्वनि गूंज उठी। मंत्री का चेहरा शर्म से झुक गया। अकबर ने अंत में फैसला सुनाया। बीरबल ने इस परीक्षा में विजय प्राप्त की। मंत्री ने अपने माथे का पसीना पोंछा और धीरे से अकबर के सामने घुटनों पर झुक गया। उसने महसूस किया कि वह जिस व्यावसायिक सफलता का दम भर रहा था, वो वास्तव में मूल्यों के सामने खोखली थी। जहां पनाह, मंत्री ने लज्जा से कहा, मैं बीरबल की दूरदर्शिता और आपके न्याय की कसौटी के आगे नतमस्तक हूं। मैंने धन को साध्य समझा, जबकि वह केवल एक साधन मात्र है। क्षमा करें। अकबर ने उदारतापूर्वक मंत्री को उठाया। उठो वजीर, गलतियां मनुष्य से ही होती है। तुम्हारा हिसाब किताब का ज्ञान अमूल्य है, लेकिन बीरबल का ये पाठ कि हर व्यापार की अंतिम मुहर हृदय की संतुष्टि होनी चाहिए, पूरे राज्य के लिए आवश्यक है। बीरबल ने शालीनता से झुककर मंत्री को धन्यवाद दिया। दरबार ने इस भावुक और ज्ञानवर्धक क्षण को सम्मान दिया। उस दिन यह स्पष्ट हो गया कि अकबर का दरबार केवल राजनीतिक दांवपेंच का अखाड़ा नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा का केंद्र भी था, जहां बीरबल की सूझबूझ हमेशा चमत्कारी सिद्ध होती थी। वजीर ने उस दिन के बाद बीरबल को न केवल प्रतिद्वंद्वी, बल्कि एक ज्ञानी मार्गदर्शक के रूप में देखना शुरू कर दिया। उनके अहं का हिसाब किताब अब शून्य हो चुका था। बीरबल की शिक्षा ने उन्हें सिखा दिया था कि दक्षता और मानवता का समन्वय ही सच्चे राजधर्म की नींव है। कुछ दिनों बाद जब राजधानी में एक जटिल कर विवाद उठा और कई परेशान व्यापारी शिकायत लेकर दरबार पहुंचे, तो अकबर ने मामले को सुलझाने के लिए दोनों वजीर और बीरबल को बुलाया। वजीर तुरंत हिसाब किताब की मोटी पोथियां ले आया, लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण बदला हुआ था। दरबार आश्चर्यचकित रह गया जब वजीर ने अपनी गणितीय दक्षता दिखाने से पहले बीरबल से सलाह ली। उसने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, नियम और संख्याएं बताती है कि व्यापारी कहाँ गलत है, लेकिन बीरबल जी, आपकी अंतर्दृष्टि हमें बता सकती है कि न्याय के लिए संतुष्टि की मुहर कहाँ लगनी चाहिए। वजीर की यह पहल अकबर के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं थी। बीरबल मुस्कुराए और समाधान की ओर कदम बढ़ाया। बीरबल ने स्नेहपूर्वक वजीर की ओर देखा। वजीर आजम सही कहते हैं, संख्याएं केवल तराजू का एक पलड़ा है, जबकि न्याय उस संतुलन का नाम है जो दोनों पलड़ों को शांति प्रदान करे।
उन्होंने हिसाब की मोटी पोथी के एक पृष्ठ पर उंगली रखी। व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार की है, लेकिन नुकसान का डर उसे सता रहा है। वजीर साहब, आपकी गणना के अनुसार उसे लगभग 100 रुपए का घाटा हो रहा है। मेरी अंतर्दृष्टि कहती है कि संतुष्टि की मुहर लगाने के लिए हमें घाटा 50 रुपए का करके बाकी राशि राज्य कोष से चुका देनी चाहिए। यह सुनकर वजीर ने तुरंत कलम उठाई और बीरबल के प्रस्ताव को पोथी में दर्ज कर लिया। उन्होंने अब कोई प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार किया। अकबर ने दोनों की तरफ देखकर राहत की सांस ली। वाह! आज वजीर की दक्षता और बीरबल की दयालुता ने मिलकर न्याय का सही अर्थ समझाया है। जब बुद्धि और अंतर्दृष्टि एक हो जाए, तब न्याय स्वयं चलकर आता है। अकबर का आदेश अंतिम था। उन्होंने तुरंत राजकीय मुंशी को बुलवाया और सुनिश्चित किया कि पीड़ित पक्ष को 50 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि राज्य कोष से तुरंत प्रदान की जाए, ताकि उनकी संतुष्टि की मुहर वास्तव में लग सके। दरबार बर्खास्त हुआ, किंतु वजीर, यद्यपि उन्होंने बीरबल की बात स्वीकार कर ली थी, उनके मन में हिसाब का गणित अभी भी घूम रहा था। अगले दिन सुबह वजीर ने चुपचाप बीरबल के निवास स्थान की ओर रुख किया। उन्हें लगा कि ये जटिल गणना सिर्फ न्याय का लिबास नहीं थी, बल्कि इसमें कोई गहरा अर्थ छिपा था जिसे वो समझना चाहते थे। बीरबल जी, वजीर ने मुस्कान के साथ कहा, कल आपने घाटे को 50 रुपए का करके 50 रुपए का दान दिया। मेरा प्रश्न है कि हिसाब को जानबूझकर आधा क्यों रखा गया? 100 रुपए का पूरा घाटा क्यों नहीं चुकाया गया? क्या यह राजकोष के नियमों का उल्लंघन नहीं है? बीरबल ने उन्हें आदरपूर्वक बिठाया और मंद स्वर में उत्तर दिया, मंत्री जी, हिसाब और न्याय में एक सूक्ष्म अंतर होता है। कागजी नियम महत्वपूर्ण है, किंतु उन्होंने मंद स्वर में उत्तर दिया, किंतु न्याय का उद्देश्य केवल कागज पर हिसाब बराबर करना नहीं होता। यदि मैं 100 रुपए का पूरा घाटा चुका देता, तो वो मेरी व्यक्तिगत उदारता बन जाती और राजकोष को उस चूक का कोई अनुभव नहीं होता। मैंने जानबूझकर 50 रुपए की कमी छोड़ी। वो कमी नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि राजकोष को ये एहसास दिलाने का तरीका था कि चूकें होती हैं और उन्हें सुधारने के लिए केवल हिसाब की नहीं, बल्कि दान और उदारता की भी आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ी। वो 50 रुपए का दान ये सुनिश्चित करता है कि अधिकारी केवल नियमों पर नहीं, बल्कि सम्राट की दयालुता पर भी ध्यान दे। जब कोई गलती राजकोष पर बोझ डालती है, भले ही छोटी, तभी सभी संबंधित व्यक्ति भविष्य के लिए अधिक सतर्क होते हैं। पूर्ण भुगतान कर देने से गलती दब जाती, जो न्याय के हित में नहीं था। वजीर कुछ देर चुप रहे। बीरबल का यह उत्तर न केवल तार्किक था, बल्कि राजनैतिक रूप से भी दूरदर्शी। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि बीरबल ने हिसाब से बढ़कर एक नैतिक संतुलन साधा था। अकबर, जो अब तक इस बौद्धिक द्वंद को शांत मुद्रा में सुन रहे थे, अब मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में संतोष और गर्व झलक रहा था। उन्होंने अपने वजीर की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अब कोई संदेह नहीं था, केवल विस्मय था। वजीर आजम, बादशाह ने गंभीर होते हुए कहा, आप राजकोष की सुरक्षा में अत्यंत सतर्क रहें और ये प्रशंसनीय है। पर बीरबल ने हमें यह सिखाया कि न्याय सिर्फ अंकों का गणित नहीं है, बल्कि राजनैतिक नैतिकता का विज्ञान भी है। 50 रुपए का दंड राजधर्म की वो नींव है जिससे ये संदेश गया है कि छोटी चूक भी माफ नहीं होगी। लेकिन सम्राट की दयालुता भी सत्ता का अभिन्न अंग है। उन्होंने बीरबल की ओर घूम कर देखा। तुम्हारी बुद्धि की था लगाना असंभव है बीरबल। तुम्हारी युक्ति ने न केवल गलती सुधारी, बल्कि उस अधिकारी को यह भी याद दिलाया कि हम केवल हिसाब नहीं लेते, बल्कि मानवता पर भी ध्यान देते हैं। ये दान राजकोष के लिए उन 100 रुपयों से कहीं अधिक मूल्यवान सिद्ध हुआ। वजीर ने झुककर अपनी हार स्वीकार की, जबकि दरबारियों ने कानाफूसी में बीरबल की प्रशंसा शुरू कर दी। सम्राट अकबर ने संतुष्टि की सांस ली और अपने सिंहासन पर आराम से टिक गए।
उन्होंने बीरबल को एक कीमती मोतियों का हार भेंट किया, जो उनकी असाधारण बुद्धि की प्रशंसा का प्रतीक था। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। वजीर, हालांकि सार्वजनिक रूप से पराजित हुआ था, उसके चेहरे पर हार की जलन स्पष्ट थी। वो जानता था कि जब तक बीरबल दरबार में है, उसका प्रभाव हमेशा कम रहेगा। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वो बीरबल को एक ऐसे दलदल में फंसाएगा जहां से उसकी त्वरित बुद्धि उसे न निकाल पाए। अगले दिन सभा में वजीर ने एक गंभीर मुद्रा धारण की। जहांपनाह, उसने कहा, यह सत्य है कि बीरबल की युक्ति असाधारण है, किंतु मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनकी बुद्धिमत्ता की सीमाएं हैं? अकबर ने कुछ भौहें सिकोड़ी। तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो, वजीर? वजीर ने तिरछी नजर से बीरबल की ओर देखते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि बीरबल सिद्ध करें कि इस पूरे साम्राज्य में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है, जिसे कोई सम्राट भी अपने राजकोष से खरीद नहीं सकता। यदि वह इसका उत्तर दें, तो मैं सदा के लिए उनकी श्रेष्ठता स्वीकार कर लूंगा। अकबर ने अपने होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान लाई। चुनौती बहुत ही अनूठी थी और उन्हें वजीर की ये चाल पसंद आई। ये एक अद्भुत प्रश्न है, वजीर। तुम अक्सर बीरबल को ऐसी स्थिति में डाल देते हो जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। बीरबल, क्या तुम इस कठिन पहेली को सुलझाने का साहस करोगे? बीरबल ने शांत मुद्रा में हाथ जोड़े। उनकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी आत्मविश्वासी चमक थी। जहांपनाह, आपका सेवक इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार करता है। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपके साम्राज्य में उपलब्ध न हो, चाहे वो खरीद कर मिले या बुद्धिमत्ता से प्राप्त हो। मुझे 7 दिन का समय चाहिए। 7वें दिन मैं इस दरबार में वो सबसे दुर्लभ वस्तु लेकर उपस्थित होऊंगा, जिसे देखकर वजीर साहब भी अपनी हार स्वीकार करने को विवश हो जाएंगे। वजीर ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहा, हमें प्रतीक्षा रहेगी। लेकिन याद रहे बीरबल, इस बार तुम्हारी कोई चालाकी काम नहीं आएगी। अकबर ने अपनी सहमति दी और बीरबल दुर्लभ वस्तु की खोज में महल से निकल पड़े। अगले 6 दिन तेजी से बीत गए। बीरबल ने न तो किसी व्यापारी से मुलाकात की और न ही दूर देशों की यात्रा की। वो अपने घर पर ही रहा, कभी शांत चिंतन में लीन तो कभी साधारण लोगों से बातचीत करते हुए। वजीर और उसके समर्थक इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि बीरबल चुनौती हार चुका है, क्योंकि ऐसी दुर्लभ वस्तु बाजार में मिल ही नहीं सकती। वे हर रोज दरबार में बीरबल का मजाक उड़ाते थे। लगता है इस बार बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया। 6ठे दिन की शाम को बीरबल ने चुपचाप अपने एक भरोसेमंद सेवक को बुलाया और कान में कुछ निर्देश दिए। सेवक ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और तुरंत काम पर लग गया। 7वां दिन आया। सूर्योदय के साथ ही पूरा शाही दरबार गहमा गहमी से भर गया। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उत्सुकता उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वजीर साहब जीत के पूर्ण आत्मविश्वास के साथ एक विजयी मुस्कान लिए बीरबल की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, मगर उसके हाथों में कोई रत्नचटित पेटी या अनोखा तोहफा नहीं था। उसके पीछे 2 साधारण किसान खड़े थे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, 7 दिन पूरे हुए, कहाँ है वो अद्भुत वस्तु जिसे तुम विश्व में अद्वितीय मानते हो? बीरबल ने झुककर आदाब किया। जहांपनाह, आपके आदेशानुसार मैं दुनिया की सबसे दुर्लभ और बहुमूल्य चीज लेकर हाजिर हुआ हूं। वजीर साहब अपनी जीत निश्चित मानकर तुरंत बोल पड़े, ये 2 मैले कुचैले किसान, क्या यही तुम्हारी अद्वितीय वस्तु है? बीरबल, ये तो सीधे सीधे शर्त का मजाक है और शर्त का घोर उल्लंघन। बीरबल शांत रहे। शांत रहिए वजीर साहब। जहांपनाह, मैंने दुनिया की सबसे कीमती चीज कठिन समय में सच्ची ईमानदारी लाने का प्रयास किया। मैंने इस किसान को पहले किसान की ओर इशारा 7 दिन पहले एक बड़ा इनाम देने का वादा करके एक कठिन परीक्षा पर रखा था, और वजीर साहब ने इस दूसरे व्यक्ति को
दूसरे किसान की ओर इशारा करते हुए, भेजकर उसे हर तरह से लालच देने और भ्रष्ट करने की कोशिश की। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें सिकोड़ी और सीधे वजीर की ओर देखा। वजीर साहब का आत्मविश्वास अब चिंता में बदल चुका था। अकबर का स्वर अब गंभीर हो चुका था। उन्होंने सीधे वजीर की ओर देखते हुए पूछा, वजीर साहब, क्या बीरबल का कथन सत्य है? आपने किस मंशा से इस परीक्षा में दखल दिया? वजीर का माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसने लड़खड़ाते हुए खुद को संभालने का प्रयास किया। जहांपनाह, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मैं तो बस ये सुनिश्चित कर रहा था कि बीरबल जिस ईमानदारी की बात कर रहे हैं, वो किसी भी प्रलोभन के आगे टिके रहें। मुझे लगा कि बिना किसी कठिन परीक्षा या प्रलोभन के ईमानदारी का मोल क्या? बीरबल मुस्कुराए, और आपका यही प्रयास ये साबित करता है कि मेरे किसान ने किस हद तक ईमानदारी बनाए रखी। वजीर साहब ने इस दूसरे व्यक्ति के माध्यम से मेरे किसान को धन, सोना और जागीर का बड़ा लालच दिया, लेकिन ये अडिग रहा। कठिन समय में अडिग रहने वाली ये सच्ची ईमानदारी इस संसार की सबसे बड़ी दौलत है, जिसे खरीदने की क्षमता वजीर साहब भी नहीं रखते। बादशाह अकबर ये सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और किसान की अटूट ईमानदारी पर गर्व महसूस किया। उन्होंने वजीर की ओर देखते हुए कहा, वजीर साहब, आपने अपनी चतुरता का उपयोग किया और बीरबल ने अपनी दूरदर्शिता का। आज ये सिद्ध हो गया कि संसार में धन से बड़ी शक्ति सत्य निष्ठा की है। उस किसान को तुरंत दरबार में बुलाया जाए और उसे उसकी ईमानदारी के लिए उचित सम्मान दिया जाए। वजीर साहब ने सिर झुकाकर स्वीकार किया, हुजूर, बीरबल ने न केवल अपनी बात रखी, बल्कि उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि उनकी पहचान कभी गलत नहीं होती। मैं उस किसान और बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि दोनों को सलाम करता हूं। अकबर ने उस किसान को उसकी फसल का दुगुना मूल्य दिलवाया, साथ ही राज्य की ओर से पुरस्कार स्वरूप 100 अशरफी और सच्चा सेवक का पद भी प्रदान किया। पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी और वजीर भी मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे। ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। वजीर साहब, जिनका नाम अबुल फजल था, ऊपर से तो बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें ये लगातार बढ़ रहा मान सम्मान खटकने लगा था। उन्हें लगा कि यदि बीरबल इसी प्रकार हर समस्या का समाधान करते रहे तो दरबार में उनका खुद का महत्व कम हो जाएगा। उन्होंने बीरबल की ख्याति को एक नई और कठिन कसौटी पर परखने का निश्चय किया। वजीर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को अब केवल साधारण मामलों से नहीं, बल्कि किसी असाधारण और गूढ़ प्रश्न से परखा जाना चाहिए। एक दिन एकांत में वजीर ने बादशाह अकबर के समक्ष अत्यंत विनम्रता से एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हुजूर, बीरबल की चतुराई अद्वितीय है, परंतु क्या वह ये बता सकते हैं कि न्याय की वास्तविक कीमत क्या होती है? मैं चाहता हूं कि उन्हें एक ऐसा कार्य सौंपा जाए जो केवल तर्क और बुद्धि से परे हो, जो मानवता के मूल सिद्धांतों से जुड़ा हो। अकबर को यह प्रस्ताव रोचक लगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को अगली सुबह दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया, ताकि उन्हें यह नया और विचित्र कार्य सौंपा जा सके। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। वजीर अत्यंत आत्मविश्वास के साथ अकबर के पास बैठे थे, जबकि बीरबल हमेशा की तरह शांत और सहज भाव से खड़े थे। अकबर ने सिंहासन से उतरकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, वजीर की सलाह पर आज तुम्हारा इम्तिहान किसी पहेली से नहीं, बल्कि मानवता के सबसे गूढ़ प्रश्न से होगा। तुम्हें 7 दिनों के भीतर यह साबित करना होगा कि न्याय की वास्तविक कीमत क्या है, और उसे किसी भौतिक रूप में दरबार में प्रस्तुत करना होगा। तुम्हें उसे सोने, मुद्रा या किसी भी वस्तु के रूप में दिखाना होगा। वजीर ने तिरछी निगाह से बीरबल की ओर देखा, ये जानते हुए कि इस अमूर्त चीज का मोल लगाना असंभव है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार करते हुए झुककर कहा, जहां पनाह का हुक्म सर आंखों पर।
मैं निश्चित ही न्याय का मोल खोज कर लाऊंगा। उन्होंने 7 दिन की मोहलत मांगी, जिसे अकबर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बीरबल चुनौती स्वीकार कर उसी क्षण दरबार से बाहर निकल गए। वजीर, जो इस पूरे प्रसंग का सूत्रधार था, बीरबल के जाते ही अपनी विजय पर गर्व से फूल उठा। उसने बादशाह के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, न्याय अमूल्य है, पर यह साबित हो जाएगा कि बीरबल हर समस्या का समाधान नहीं खोज सकते। इस बार वो अवश्य हारेंगे। अकबर ने मुस्कुराकर वजीर की बात सुनी, पर उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। उधर बीरबल ने 7 दिनों में से पहले 4 दिन अपने घर के एक शांत कमरे में बिताए। उन्होंने न किसी मंत्री से सलाह ली, न बाजार में सोना या चांदी का मोलभाव किया। वो समझते थे कि न्याय का मूल भौतिक नहीं, बल्कि वैचारिक होगा। 5वां और 6ठा दिन आया। वजीर बेचैनी से दरबार में चहलकदमी कर रहा था। वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि बीरबल किसी धोखे से बच न निकले। जब 7वें दिन का सूर्योदय हुआ, तो वजीर की खुशी का ठिकाना न रहा। आज बीरबल की परीक्षा का दिन था और न्याय का कोई मोल उनके पास नहीं था। बीरबल ठीक समय पर एक अनोखी वस्तु के साथ दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सम्मानपूर्वक आगे बढ़कर अपने हाथों में रखी वो अनोखी वस्तु बादशाह अकबर के सामने रख दी। ये एक सूखा मिट्टी का साधारण सा खाली दिया था। बादशाह अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल, तुमने न्याय का मोल खोजने में पूरे 7 दिन लगाए, और ये केवल मिट्टी का पात्र है? वजीर का चेहरा विजय के भाव से दमक उठा। उसने तुरंत तंज कसा, महाराज, मैंने कहा था। बीरबल ने अंततः अपनी हार स्वीकार ली है। न्याय का अपमान, इसका कोई मोल नहीं है। बीरबल अविचलित रहे। उन्होंने उस खाली दिए को उठाया और बोले, जहां पनाह, इस दिए का कोई भौतिक मोल नहीं है, लेकिन इसका वैचारिक मोल अनमोल है। न्याय का सही दाम सोने या चांदी से नहीं, बल्कि दृष्टि से तय होता है। ये दिया वही दृष्टि है। दरबार में चुप्पी छा गई। सभी उत्सुक थे कि बीरबल इस सूखे दिए से अपने तर्क को कैसे सिद्ध करेंगे। बीरबल ने अत्यंत सहजता से दिया वजीर की ओर बढ़ाया। वजीर आजम, आपकी बात सही है। ये दिया स्वयं नहीं जल सकता, क्योंकि इसमें तेल और बाती नहीं है। ठीक वैसे ही, जब किसी न्यायाधीश के मन में सत्य की बाती और दृष्टि का तेल न हो, तो वो न्याय होते हुए भी अंधकार में भटकता है। ये दिया उसी अभाव को दर्शाता है जो न्याय के मोल को केवल सोने चांदी में आंकता है। उन्होंने अकबर की ओर झुककर कहा, जहांपनाह, न्याय का पात्र वो नहीं हो सकता जिसकी दृष्टि भौतिक लाभ से धुंधली हो। वजीर साहब ने इस दिए को निष्क्रिय कहा, जबकि इसकी निष्क्रियता ही ये सिद्ध करती है कि उनकी नजर केवल बाहरी दिखावे पर है। जब तक हृदय में न्याय की दृष्टि न हो, तब तक दुनिया का सारा खजाना भी न्याय का सही मोल नहीं चुका सकता। वजीर का दमकता चेहरा अब पीला पड़ गया था। वो तुरंत समझ गए कि बीरबल ने बड़े ही चतुराई से दिए की उपयोगिता और उनकी व्यक्तिगत लालच को एक ही तराजू में रख दिया है। अब बादशाह का अगला प्रश्न निर्णायक होने वाला था। बादशाह अकबर ने एक गहरी सांस ली। उनका चेहरा, जो पहले कौतूहल से भरा था, अब निर्णय के भार से गंभीर हो गया था। उन्होंने वजीर की तरफ देखा, जिसकी दंभपूर्ण मुद्रा पूरी तरह ढह चुकी थी। वजीर साहब, अकबर की आवाज में अब राजसी सख्ती थी। बीरबल ने जो तर्क दिया, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि आप राज्य के हित से अधिक अपने बटुए के हित में थे। न्याय की दृष्टि को आपने मात्र एक व्यापारिक लेन देन समझा। यदि बीरबल के निष्कपट दिए का मोल केवल उसकी निष्क्रियता के कारण शून्य है, तो उस न्याय का मोल भी शून्य होगा जो केवल सोने के तराजू से तौला जाए। वजीर ने बोलने का प्रयास किया, पर शब्द उनके गले में ही अटक गए। उनकी चुप्पी ही उनके अपराध का सबसे बड़ा प्रमाण थी। अकबर ने अपना राजदंड हल्के से मेज पर पटका और अंतिम निर्णय सुनाया। सत्य की सादगी वजीर की भौतिक समृद्धि से कहीं ज्यादा मूल्यवान है।
बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल दिए का महत्व सिद्ध किया है, बल्कि हमें यह भी सिखाया है कि राजा को किस तरह की दृष्टि वाले सलाहकारों की आवश्यकता है। अब दरबार में सबकी निगाहें वजीर पर थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि बादशाह अब उनके खिलाफ क्या कदम उठाएंगे। वजीर का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्हें लगा कि धरती फट जाए और वे उसमें समा जाए। वे जानते थे कि अब कोई दलील काम नहीं आएगी। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, वजीर, राजधर्म के प्रति आपकी निष्ठा संदिग्ध है। आपने अपनी आंखों पर लोभ का पर्दा डाल रखा था। एक राजा को सत्य और न्याय से विमुख करने का प्रयास अक्षम्य है। राजसी घोषणा गूंजी, मैं आपको तत्काल प्रभाव से मुख्य वजीर के पद से बर्खास्त करता हूं। आपको न केवल अपने पद से बल्कि शाही सम्मान से भी वंचित किया जाता है। अगले 1 वर्ष तक आप महल के बाहरी कक्षों में रहकर अपनी भूलों पर विचार करेंगे और राज्य के हित में किए गए बीरबल के कार्यों की गणना करेंगे। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये निर्णय कठोर था पर न्यायपूर्ण। बीरबल ने वजीर की ओर देखा, जिनके कंधों पर अब हार का बोझ स्पष्ट दिख रहा था। सत्य और बुद्धिमत्ता की जीत हुई थी और सत्ता का अहंकार मिट्टी में मिल गया था। पदच्युत वजीर के चेहरे पर गहरा पश्चाताप और विवशता झलक रही थी। उन्होंने धीरे से अपने पद की विशिष्ट पगड़ी उतारी और फर्श पर रख दी। भारी कदमों से, बिना किसी से आंख मिलाए, वो दरबार से बाहर निकल गया, जैसे उसके शरीर से प्राण निकल गए हों। उसका जाना सत्ता के अहंकार की अंतिम विदाई थी। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, उन्होंने स्नेह और गर्व से कहा, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और ईमानदारी किसी भी पदवी से बड़ी होती है। मेरे राज्य की नींव तुम जैसे सच्चे सेवकों पर टिकी है। बादशाह ने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया, जो उस समय केवल अपने राजा के प्रति निष्ठा का भाव लिए खड़े थे। इसके बाद उन्होंने सभा की ओर देखा और घोषणा की, मुख्य वजीर का पद अभी रिक्त रहेगा, लेकिन राज्य के हित में सभी महत्वपूर्ण निर्णय बीरबल की सलाह और मार्गदर्शन से ही लिए जाएंगे। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जिसने न्याय और बुद्धिमत्ता की विजय का स्वागत किया। दरबार में तालियां बजी, लेकिन ये खुशी सार्वभौमिक नहीं थी। कई महत्वाकांक्षी दरबारियों की आंखों में ईर्ष्या स्पष्ट दिखाई दे रही थी, जिनमें से सबसे प्रमुख थे राजकोष के अनुभवी मंत्री नवाब जफर खान। जफर खान लंबे समय से मुख्य वजीर के पद पर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, और बीरबल को मिली ये अप्रत्याशित शक्ति उन्हें कांटे की तरह चुभ रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह ने योग्यता नहीं, बल्कि केवल चापलूसी को पुरस्कृत किया है। अगली सुबह जफर खान ने अपने निजी कक्ष में अपने विश्वसनीय सहायकों के साथ गुप्त बैठक की। बीरबल ने केवल एक समस्या सुलझाई है, लेकिन उसे राज्य के सारे निर्णय लेने का अधिकार मिल गया। उन्होंने कड़वाहट से कहा, जब तक ये सलाहकार दरबार में रहेगा, हमारा मार्ग अवरुद्ध रहेगा। हमें बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देनी होगी। उन्हें किसी ऐसी पहेली में फंसाना होगा जिसका उत्तर वो न दे सकें, ताकि उनका भ्रम टूट जाए और बादशाह का विश्वास उन पर से उठ जाए। उन्होंने एक नई और जटिल योजना बनानी शुरू कर दी। जफर खान ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसा प्रश्न उठाएंगे जो बीरबल की बुद्धिमत्ता के लिए एक घातक जाल बन जाए। अगले दिन दरबार में जब सभी दरबारी उपस्थित थे, जफर खान ने विनम्रता का मुखौटा ओढ़कर बादशाह अकबर से निवेदन किया। जहां पनाह, जफर खान ने कहा, हमारे राज्य में बहुत से विषय अनसुलझे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरी दुनिया में सत्य की संख्या कितनी है। ये एक ऐसा मूलभूत ज्ञान है जो हमें हर भ्रांति से बचाएगा। क्या बीरबल, जो राज्य के सबसे बुद्धिमान सलाहकार है, हमें बता सकते हैं कि संसार में कुल कितने अटल सत्य मौजूद हैं? बादशाह अकबर को यह प्रश्न बेहद रोचक लगा। उन्होंने अपनी नजरें बीरबल की ओर घुमाई। बीरबल, मंत्री जफर खान का प्रश्न विचारणीय है।
क्या तुम हमें बता सकते हो? बीरबल ने जफर खान की धूर्त मुस्कान को देखा और चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, अवश्य, जहांपना, परंतु इस सत्य को खोजने और गिनती करने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने बादशाह से 7 दिन का समय मांगा। जफर खान मन ही मन मुस्कुराया। वो जानता था कि ये असंभव कार्य है। समाप्त।